एबीपी रिपोर्ट में बात करते हैं पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर यूके जा रहे हैं। कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली ब्रिटेन यात्रा है। पीएम की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स से भी होगी। लंदन में पीएम मोदी और स्टारमर के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। इसमें दोनों के बीच भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रक्षा टेक्नोलॉजी और जलवायु जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। एफटीए को लेकर दोनों ही देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली, जो अब जाकर पूरी हुई है। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता। ये ऐसा समझौता होता है जो 2 या अधिक देशों के बीच होता है, ताकि वो आपस में सामान और सेवाओं का व्यापार आसानी से कर सके और उस पर कम टैक्स लगाए या बिल्कुल टैक्स ना लगाए। इससे दोनों ही देशों की कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि उनके सामान सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है। भारत के एफटीए सहयोगी कौन कौन है? श्रीलंका है, सिंगापुर है, भूटान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड और यूएई के साथ भारत के एफटीए है, यानी कि मुफ्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का इन देशों के साथ है। और 3.25 लाख करोड़ ये भारत का निर्यात है और 1 लाख करोड़ 1.85 लाख करोड़ जो है वो ब्रिटेन का निर्यात का आंकड़ा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारत किन चीजों का निर्यात करता है? भारत करता है केमिकल्स का निर्यात, ब्रिटेन करता है जिन का निर्यात। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? रेडीमेड कपड़े हैं जिन्हें भारत निर्यात करता है। मेडिकल डिवाइस को ब्रिटेन इनका मेडिकल डिवाइसेस का निर्यात करता है। कॉस्मेटिक का भी निर्यात ब्रिटेन करता है। भारत ऑटो पार्ट्स का निर्यात करता है। खिलौने और बिस्किट का निर्यात करता है ब्रिटेन। समुद्री उत्पाद हो गया सालमन मछली, जो ब्रिटेन इसका निर्यात करता है। तो ये भारत और यूके के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय इस मुलाकात को देखा जा रहा है। रत्न आभूषण जिनका निर्यात भारत करता है और विस्की का निर्यात करता है ब्रिटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को यूके की यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह चौथी यूके यात्रा होगी, लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके में यानी लंदन में, जहां इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है, यहां पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इसके अलावा किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभावित बताई जा रही है। लेकिन अगर हम बात एफटीए की करें तो दोनों देशों के बीच एफटीए को लेकर एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। एबीपी न्यूज से बातचीत में यूके में भारत के उच्चायुक्त विक्रम ने यह बताया कि कैसे एफटीए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और आसान होगा। न सिर्फ टैरिफ की बाधा कम होगी, बल्कि बिजनेस करना भी आसान होगा। एफटीए हो जाने के बाद टेलीकॉम के सेक्टर में दोनों देशों को बहुत आसानी होगी। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और यूके एक साथ आसानी से काम कर पाएंगे। एडवांस मिनरल्स के क्षेत्र में काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो इंटरनल कंपनी ट्रांसफर होता है दोनों देशों के बीच में, उनकी सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान भी एफटीए में किया जा रहा है। सूत्रों से यह जानकारी हमको मिली है। इसके साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर के बीच जब बातचीत होगी तो दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर फोकस रहेगा। यूके में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम बताया। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, व्यापार करने में आसानी होगी, साथ ही अलग अलग सेक्टर्स को बड़ा फायदा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त जो कि यूके के हैं विक्रम दोराईस्वामी जी मौजूद है। पीएम का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कितने समय वो यूके में रहने वाले हैं? पीएम साहब का जो इस बार का दौरा है, इनका पीएम साहब का 4th विजिट है यूके में। इस बार ही थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का विजिट है। 23 को आ रहे हैं और 24 की रात तक सब अगले डेस्टिनेशन के लिए डिपार्ट करेंगे। फोकस हमारा
बायलैटरल रिलेशनशिप पे है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हमें इंडिया यूके रिलेशनशिप को अगले स्तर पे ले जाना है, जहाँ पे हम रिलेशनशिप को और फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं. सो द रिलेशनशिप विल लुक एट टेक्नोलॉजी, विल लुक एट ट्रेड, विल लुक एट इन्वेस्टमेंट. निवेश की बात जो होती रहती है हम दोनों के बीच में. इस देश में एजुकेशन की जो हिस्ट्री है और उनके जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया में माने जाते हैं. हमारे अपने बच्चे यहाँ पे बड़े तादाद में आते हैं. 1,70,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं. मगर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर यूके के यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैंपसेस खोलें. अब विक्रम जी, प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ होनी है, क्या आप इसे कंफर्म कर पाएंगे? और किंग चार्ल्स के साथ मीटिंग संभावित बताई जा रही है, क्या कार्यक्रम है पीएम का ये दोनों मीटिंग्स तो बिल्कुल, जाहिर है पीएम साहब इतनी दूर आएंगे तो पीएम साहब से तो मिलेंगे ही. शॉर्ट विजिट है मगर फोकस प्राइमरीली रिलेशनशिप पे है इस बार, ताकि ज़्यादातर हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं. वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जहां एक एम्बुलेंस की जाम में फंस गई. इस दौरान एम्बुलेंस के अंदर गर्भवती महिला तड़पती रही, लेकिन एम्बुलेंस को निकालने के लिए एक भी पुलिस वाला मौके पर नहीं पहुंचा. जाम में फंसी एम्बुलेंस करीब 40 मिनट तक यूं ही सायरन बजाती रही, लेकिन ना तो सड़क पर मौजूद लोगों और कांवड़ियों ने रास्ता दिया, ना ही कोई पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की. किस तरीके से जो मरीज है वो एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर के जा रही है, प्रेग्नेंट लेडी है और लगातार एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है, लेकिन एम्बुलेंस को निकलने का जो रास्ता है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है. वहीं एक और तस्वीर में कांवड़िए रॉन्ग साइड से जाते हुए नजर आए. जो कांवड़िए हैं वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, दोनों तरफ से, दोनों मार्गों पर रॉन्ग साइड से चल रहे हैं कांवड़िए, और यही वजह है कि दोनों मार्गों पर लंबा जाम लगा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि लंबा जाम लगने के बावजूद पुलिस ने रॉन्ग साइड पर चल रहे कांवड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं की. बड़े बड़े शहरों में अगर 1 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए तो लोग न जाने किस किस को कोसने लगते हैं. लेकिन जरा सोचिए उस गांव का हाल क्या होगा जहां आज तक लाइट ही नहीं पहुंची थी. गांव का एक शख्स थाली बजा रहा है तो दूसरा ड्रम. सामने कुछ आदिवासी महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही हैं और जश्न मना रही हैं. दरअसल ये जश्न गांव में पहली बार लाइट आने का है. ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले से आया है. यहाँ केजी मुडुगुला क्षेत्र के पुशुवुल बंडा गांव में आज तक लाइट नहीं पहुंची थी, और जब पहली बार बिजली की आपूर्ति हुई और गांव के खंबे पर बल्ब जला तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था. पुलिस वालों को सरकार वेतन देती है, तमाम सुविधाएं देती है, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें पुलिस वाले गरीब दुकानदारों से मुफ्त में सामान खा जाते हैं. ये शख्स यूपी के हमीरपुर में गोलगप्पे का ठेला लगाता है, लेकिन इस वक्त पुलिस के अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचा. इसका कहना है कि जब इसने पुलिस वालों से गोलगप्पे के पैसे मांगे तो इसे गाली दी गई और मारपीट की गई. मेरे पास आए तो 2-3 बतासे दिए और मैंने कहा साहब पूरे बतासे पी लो तो 5-5 रुपए के हो जाएंगे. तो वो कहने लगा, गाली देने लगा. वो कह रहा तुम रास्ते में ठेली लगाए और बतासे के पैसे मांग रहा हमसे. यानी 5 रुपए की बात थी और पुलिस वाले बेशर्मी पर उतारू हो गए. इस गरीब गोलगप्पे वाले का जरा दर्द सुनिए. मान के साहब पैसे तो लगते हैं ना, मेरे घर में 7 लोग हैं साहब, इसी से खाना पीना पूर्ति करता हूँ साहब. फिर इसके बाद बहुत मारा मुझे, गाली भी देने लगे. इसका कहना है कि पुलिस वाले ने कभी थप्पड़ मारे तो कभी लात मारी. अब इसने एसआई शिवदत्त और सिपाही अमित के खिलाफ सीओ से शिकायत की है. मध्य प्रदेश के शहडोल में ड्राई फ्रूट घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि मऊगंज से चौंकाने वाला एक मामला सामने आ गया. जलगंगा संवर्धन अभियान के नाम पर 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए. 17 अप्रैल को खैरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल हुए थे. महज 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए गद्दे और चादर की जरूरत ही नहीं पड़ी. इसके बावजूद अफसरों ने इलेक्ट्रिक दुकान से गद्दे और चादर के किराए सहित नाश्ते का बिल दिखाकर 10 लाख रुपए का सरकार को चूना लगा दिया.
तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायती कमेटी बनाई और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर कार्रवाई करेंगे। सवाल यहाँ ये है कि जब कार्यक्रम में नाश्ते पानी का इंतजाम ही नहीं था तो फिर लाखों का बिल कैसे बन गया। राजस्थान के झालावाड़ जिले की एसपी का ट्रांसफर हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें घोड़ी पर बैठाकर विदाई दी। कर्मचारियों ने अपने अधिकारी के सम्मान में जुलूस भी निकाला। ट्रांसफर के इस जुलूस में घोड़ी पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर को बैठाया गया। बैंड बाजे के साथ मैडम एसपी को झालावाड़ की सड़कों पर घुमाया गया। विदाई यात्रा में आगे आगे बैंड बाजे वाले थे, बीच में पुलिस महकमे के साथ मैडम एसपी और उनके पीछे पुलिस की गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। डिपार्टमेंट के लोगों से लेकर आम लोगों का भी मानना था कि एसपी तोमर ने उनके जिले में अच्छा काम किया है। तो देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि कहानी कुछ और है। इस्तीफे वाली ये चिट्ठी सोमवार की रात 9:25 पर सामने आई थी। धनखड़ के इस्तीफे ने इस वजह से सबको चौंका दिया क्योंकि शाम 6 बजे तक सब कुछ सामान्य था। अब कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई दूसरी वजह है। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्होंने जाने। हैरानी की एक बड़ी वजह यह है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष में भी खामोशी रही। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लोग स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दाल में काला हो। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के करीब 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अब दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर है और दूसरा सवाल अगले उपराष्ट्रपति को लेकर है। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। आज शाम 5:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी थी जो स्थगित हो गई। अब दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा होने वाला है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ऐसी बातें इस वजह से हो रही है क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ वैसा कभी नहीं हुआ था। होता ये था कि इस्तीफे के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर रहते थे जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेते थे। लेकिन धनखड़ ने कहा है कि वो तुरंत पद से हट रहे हैं और इसके बाद वो राज्यसभा भी नहीं पहुंचे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने किसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। इन सबके बीच अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति के चेहरे पर हैं और जैसे ही बीजेपी ये चेहरा सामने करेगी, भविष्य की रणनीति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। मुंबई में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर करने वाले रुक नहीं रहे। अब घाटकोपर इलाके में हिंदी बोलने वाली एक महिला से महिलाएं भिड़ गई और उस पर मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया गया। महिला दुकानदार डरी हुई थी और कई महिलाएं उसे घेरकर मराठी का पाठ सिखा रही थी और धमका रही थी। मी मराठीत बोलणार, मराठी बोलणार, मी मराठी शिकणार, बोल जय महाराष्ट्र बोल, नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। महिला की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वो अगल बगल खड़ी महिलाओं की बात दोहराने की कोशिश कर रही थी। मला माफ कर, तेरा धंधा बिंदा है ना सब बेड़ा बन। ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। अंदर नहीं आए थे हम लोग के आंखें हैं। ये वीडियो झूठ नहीं बोलता है, समझी तो। जानकारी के मुताबिक महिला से मराठी बोलने को लेकर पुरुषों से कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये महिला मराठी का झंडा उठाए हुए महिला दुकानदार को धमकाने पहुंच गई। पीड़ित महिला का नाम संजीरा देवी है। एबीपी न्यूज की टीम जब उनके होटल पहुंची तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने भाषा विवाद में उनके साथ हुए विवाद को लेकर बिहार सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। संजीरा देवी घाटकोपर में पति के साथ मदन कैटर्स सर्विस के नाम से होटल चलाती हैं। हमसे बात करते समय उन्होंने उनके साथ हुए अपमान के लिए बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए। उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, बिहार सरकार नौकरी देती तो मुंबई में जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। अरे मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं, मेरा आदमी पढ़ा है, मेरा देवर तक पढ़ा है, किसी का नौकरी नहीं है, तभी तो आने पड़ता है सबको इधर।
संजीरा देवी के 2 बच्चे स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तस्वीरें उन्हीं के बच्चों की हैं। उनका दावा है कि उनके बच्चों ने 45 मेडल्स जीते हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार को उनके सम्मान में फिक्र है तो वो उनके बच्चों को नौकरी दे दे। आप लिखा पढ़ी कीजिए, मैं अभी मैं नहीं सेटर गिरा दूं तो मेरा संजीरा देवी नाम है। मेरी लड़की को नौकरी दे दे बिहार में, लड़का को तो मैं 45 मेडल 1-2 क्या करे, खेलो इंडिया खेलिए। संजीरा देवी के पति ने कहा कि मराठी बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मराठी सीखने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। आज सावन की शिवरात्रि है। सुबह से ही शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां विशेष भस्म आरती की गई। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही हजारों शिव भक्त जलाभिषेक कर पूजा अर्चना में लीन है। हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने वालों का तांता लगा है। तो वहीं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में, गाजियाबाद के बुधेश्वरनाथ मंदिर और श्री राम की नगरी अयोध्या में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महाकाल बाबा की मंदिर की तस्वीर, काशी विश्वनाथ की तस्वीर, दिल्ली में गौरीशंकर मंदिर और गाजियाबाद का बुधेश्वरनाथ मंदिर, जहां भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो आज के दिन सावन की कांवड़ यात्रा होती है, उसका संपन्न हो जाती है। आज कांवड़िए वो जल जो लेकर आए होते हैं अपनी कांवड़ के जरिए, उससे भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। और ये तस्वीरें आप अलग अलग जगह के शिव मंदिरों की देख रहे हैं। वहीं आगरा धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हीं में से 11वें नंबर पर पकड़े गए अब्दुल रहमान को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसे धर्मांतरण सिंडिकेट के अंदर चाचा के नाम से जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल चाचा यानी अब्दुल रहमान ही आगरा गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसे आयशा नाम की महिला की निशानदेही पर पकड़ा गया। अब्दुल रहमान पर 35 साल से धर्मांतरण के आरोप हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म का हिस्सा बनने के बाद महेंद्रपाल जादौन उर्फ अब्दुल रहमान ने उसी खास रैकेट का हिस्सा बनकर काम करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए उसने धर्म बदला था। पुलिस ने अब्दुल रहमान के दिल्ली वाले ठिकानों से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक वो अलग अलग समय पर अलग अलग लड़कियों को समय देता था, क्योंकि दूसरे धर्म की लड़कियां ही उसकी असली टारगेट होती थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्म परिवर्तन का शिकार लड़कियों की शादी उन्हीं युवकों से कराता था जिन्होंने खुद अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार किया हो। ये पूरा खेल उसके ऑपरेशन उम्मत प्लान का हिस्सा था। उम्मत यानी किसी खास को मानने वाले लोग। इस तरह से वो हिंदुस्तान में रहकर अपनी एक अलग तरह की जमात बनाना चाहता था, जिसे विदेश में बैठे आका कंट्रोल कर रहे थे। वहीं पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की पूरी फंडिंग विदेश से होती थी, जिसका जिम्मा लंदन में बैठे अब्दुल रहमान का भतीजा संभालता था। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं गिरोह को आतंकी फंडिंग तो नहीं मिल रही थी, लेकिन छापेमारी में सबसे चौंकाने वाली चीजें हैं वहां से मिली किताब। इन्हीं किताबों को धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोप हैं। अगर किताबों पर लेखक का नाम देखेंगे तो मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो पहले ही धर्म परिवर्तन के लिए उम्र कैद काट रहा है। आरोप है कि उसी की जहर बूझी किताबों के जरिए अब्दुल रहमान भोली भाली लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। उसी की किताबों में से एक किताब में लिखा मिला कि अगर सब धर्म परिवर्तन करा ले तो शांति हो जाए और इंसान की लड़ाई सिर्फ भगवान से है। आगरा पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये भी खुलासा किया कि जब वो अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उसके घर पर एक लड़की भी मिली। पुलिस के मुताबिक कलीम के बाद गैंग का पूरा जिम्मा अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था और इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के जाल का पर्दाफाश अभी अभी हुआ ही था कि उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोप लगे। आरोप है कि इस बार ये काम सोलापुर का एक पादरी कर रहा था। मोबाइल पर दिख रहा ये वही पादरी है जिस पर आरोप है कि वो इलाके की महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ब्रेड बुडून त्यांना खाऊ घालतो, हे नशिली पदार्थ आहे आणि अशा जिहादी पादरींना योग्य ते कारवाई व्हायला पाहिजे। आरोप है कि पादरी इलाके के लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने पर 10,000 रुपए का लालच देता था। वो कहता था कि तुम्हारा भगवान शैतान है, उसे पानी में फेंक कर हमारा धर्म स्वीकार कर लो।
कब्जे की जमीन पर शेड लगाकर चर्च चलाने वाले पादरी पर आरोप है कि वो बच्चों को बेरहमी से मारता भी था। बेफाम मारते, मी एकदा घरामध्ये त्याने कुलूप घालून पोराला साखळीने बांधलं होतं। पादरी के इस खेल का पता लगने पर हिंदू संगठन के लोगों ने धावा बोला। अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पादरी मौके से फरार है। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे अब भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने जा रहा है। आज अमेरिका की कंपनी बोइंग ने हेलीकॉप्टर का पहला जत्था भारत को सौंप दिया, जिसके बाद अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर गरजते हुए उतरे। इन्हें सेना पाकिस्तान की सीमा के करीब जोधपुर एयरबेस पर तैनात करेगी। भारत ने करीब 6,000 करोड़ में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो दिन और रात दुश्मन को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। बारिश, तूफान और कोहरे के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर से हमला किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अधिकतम रफ्तार है। यह हेलीकॉप्टर 16 हिलफायर मिसाइल दाग सकता है। 30 मिलीमीटर की 2 गन भी है, जिनमें एक बार में 1200 गोलियां भरी जाती हैं। भारतीय वायुसेना साल 2019 से अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, जो पठानकोट और असम के जोरहाट में तैनात है। 62 साल आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर आखिरकार रिटायर होने जा रहा है। सितंबर में इस फाइटर जेट की विदाई होगी। साल 1963 में रूस में बना MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में MiG-21 फाइटर जेट ने अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में ऑपरेशन बालाकोट में MiG-21 से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुए। 2023 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद MiG-21 के उड़ान पर रोक लगा दी गई। 62 सालों में वायुसेना के करीब 400 MiG-21 विमान हादसे का शिकार हुए, जिसमें वायुसेना के 200 जवान और 60 नागरिकों की जान चली गई। लगातार होते हादसों की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत भी कहते थे। वहीं जून के महीने से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट F-35B ने आज फाइनली उड़ान भरी। तकनीकी खराबी के चलते 14 जून को फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई थी। दोपहर के वक्त विमान को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के मुख्य रनवे पर लाया गया, जहां से ब्रिटिश जेट ने उड़ान के लिए रफ्तार पकड़ी और कुछ ही वक्त में विमान ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। उड़ान भरने से पहले तकनीकी टीम ने एक बार फिर फाइटर जेट का मुआयना किया, जिसके बाद फाइटर जेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। आपको बता दें कि 14 जून जब फाइटर जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पोर्ट से उड़ान भर रहा था, उसमें तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिस पर फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि फाइटर जेट हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, जिसे सही करने में ब्रिटेन को 38 दिनों का वक्त लग गया। वहीं फाइटर जेट की मरम्मत और रिकवरी प्रोसेस में भारतीय अधिकारियों के सपोर्ट के लिए ब्रिटिश जेट ने आभार व्यक्त किया। बारिश का कहर पंजाब के भी कई इलाकों में दिख रहा है। इस बीच मोगा से हैरान करने वाली एक तस्वीर आई है, जहां अंडरपास में भरे पानी में पूरी कार ही समा गई। वीडियो में दिखाई दिया कि रेलवे अंडरपास पूरी तरह से डूब चुका था और सफेद रंग की इस कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। इसके बाद कुछ लोग रस्सी लेकर कार के पास पहुंचे और इसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। कार को खोलकर उसे जंजीर से बांधा गया और एक दूसरी गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला गया। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार को बाहर निकालने में लोगों को कितनी दिक्कत आई। गनीमत थी कि वक्त रहते कार में बैठे लोग बाहर निकल आए थे। तो पहाड़ों पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। भयानक तबाही को दिखाता एक वीडियो चंबा से सामने आया है, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में 2 कार आ गई, जिसका वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरे और इन पत्थरों ने वहां खड़ी 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। सामने आई वीडियो में दिखा कि एक बड़ा पत्थर वहां खड़ी 2 कारों से जोरदार तरीके से टकराया, जिसके बाद दोनों गाड़ियां हाईवे गिर गई। लाइव यहाँ पे देख सकते हैं आप और लैंडस्लाइड हुआ है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कार में सवार लोग पहले ही कार से उतर गए थे। कार के अंदर कोई भी नहीं था। अगर कार के अंदर कोई होता तो उसका जिंदा बचना लगभग मुश्किल था। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ खिसकने से 2 लोग घायल हो गए। ये घटना शिमला के नेशनल हाईवे 305 पर तब हुई जब भारी बारिश की वजह से वहां जाम लग गया था। क्योंकि इसी बीच पहाड़ दर के जिन्होंने वहां खड़ी एक पिकअप गाड़ी को तहस नहस कर दिया। इसके बाद तो बड़ी बड़ी चट्टानें माल ढोने वाली गाड़ी के ऊपर पड़ी दिखाई दी। इस गाड़ी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ खिसकने से हुए इस हादसे में 2 लोगों को घायल कर दिया है। लैंडस्लाइड के बाद NH 305 पूरी तरह से बंद हो गया है। सोमवार को भी शिमला में कई जगह भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। तेज बारिश की वजह से कई जगह पेड़ भी टूट गए थे, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियों को नुकसान हुआ था और वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उधर मंडी में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब पहाड़ से टूटकर एक बड़ी सी चट्टान तेजी से लोगों की तरफ आती दिखाई दी। ये चट्टान इतनी बड़ी थी जिसे देखकर लोगों की जान हलक पर आ गई, क्योंकि चट्टान का वजन कई टन रहा होगा। सोचिए जरा, अगर ये पत्थर किसी के ऊपर गिरता तो उसका क्या हाल होता। वो तो गनीमत रही कि पहाड़ से जब ये भारी भरकम चट्टान गिरी तो उस समय हाईवे पर कोई नहीं था। हालांकि ये पत्थर धनकता हुआ काफी दूर तक गया, इसके बाद आगे जाकर रुक गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार मॉनसून अपने रौद्र रूप में आ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। आफत सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं है, मैदानी इलाकों में भी कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से तो डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जहां उफनती नदी में एक कार बहती चली गई। और यह हादसा कोल्हापुर के राधानगरी तालुका में करंजा फेन मार्ग पर हुआ। इस घटना को देख लोग सहम गए, क्योंकि एक कार पहले भोगावती नदी में बह गई और फिर आगे जाकर पलट गई और पानी की तेज धारा के साथ जबरदस्त तरीके से बहने लगी। भोगावती नदी का बहाव इतना तेज था कि वो धीरे धीरे अपने साथ बहा ले जाने लगी। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि कार आगे जाकर नदी में डूब गई। और ऐसा ही एक हादसा पंजाब के होशियारपुर में भी हुआ। यहाँ कार तो नहीं थी, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर की जिद उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने लहरों से टकराने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि उसकी जान मुश्किल में फंस गई। क्योंकि ट्रक उफनाई पुल को पार तो नहीं कर पाया, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिद की वजह से ट्रक नहर में फंसा दिखाई दिया। ट्रक को नहर में फंसा देख वहां लोगों की भीड़ लग गई। इस हादसे को देखकर फिर कोई उफनाई पुल को पार करने की हिम्मत नहीं दिखा सका, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक और ट्रक ड्राइवर ने वही जिद दिखाई और पानी से उफनाई पुल को पार करने लगा। काफी देर तक वो ट्रक वहीं फंसा रहा। इसके बाद क्रेन बुलाई गई और क्रेन की मदद से भंगी नहर में फंसे ट्रक को बाहर निकाला गया। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और इससे लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। क्योंकि रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी से लबालब हो गए। वहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। दिल्ली के संगम विहार में तो इतना पानी भर गया कि एक बाइक सवार गड्ढे में जा घुसा। पानी से भरे गड्ढे में बाइक बुरी तरह फंस गई। बाइक सवार काफी देर तक बाइक निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाइक नहीं निकली। बाइक सवार काफी देर तक वहां फंसा रहा। हालांकि काफी देर की जद्दोजहद के बाद वो बाइक निकालने में कामयाब रहा। संगम विहार में हर बार होता है ऐसा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो स्कूली बच्चों को हुई, क्योंकि सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ था। इसलिए कई बच्चों की यूनिफॉर्म गंदी हो गई।